और ज्यादातर लोग सामान्य स्तर के ही होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत कम लोग होते हैं जी। लेकिन सामान्य लोग असामान्य काम करते हैं, और जब सामान्य व्यक्ति असामान्य काम करते हैं तब वो कहीं ऊंचाई पर चले जाते हैं, एवरेज के मानदंड को तोड़ करके निकल जाते हैं। अब इसलिए हमें असामान्य काम करके आए हैं, बहुत बड़ा परिणाम लेके आए हैं। अब आपने देखा होगा इन दिनों दुनिया में पूरे विश्व की आर्थिक स्थितियों, कौन देश कितना आगे गया, किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। कोरोना के बाद तो ये बड़ा मानदंड बन गया है। और ऐसा तो नहीं है कि दुनिया के पास अर्थवेत्ताओं की कमी है, बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर जो गाइड कर सकते हैं कि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति ऐसी बनेगी, ऐसा करने से ऐसी आर्थिक स्थिति, कोई कमी नहीं है। ज्ञान का प्रवाह बांटने वाले तो हर गली मोहल्ले में आजकल अवेलेबल है, और कुछ विद्वान भी अवेलेबल है जिन्होंने बहुत कुछ किया है। लेकिन हमने देखा है कि भारत आज दुनिया में आर्थिक जो तुलनात्मक हो रहा है, भारत को एक आशा की किरण के रूप में देखा है। आपने 2-3 साल पहले देखा होगा हमारी सरकार के विषय में यही लिखा जाता था कि इनके पास कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, सब एवरेज लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी इकोनॉमिक्स का कोई ज्ञान नहीं, ऐसा ही लिखा जाता था। अब पढ़ते हैं कोई पढ़ते ऐसा है। लेकिन आज दुनिया में वही देश जिसको एवरेज कहा जाता था, वो देश आज दुनिया में चल रहा है। अब इसलिए हम इस प्रेशर में न रहे दोस्तों कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, और दूसरी बात आप एवरेज भी होंगे, आपके भीतर कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा ही होगा। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उनके भीतर भी कुछ न कुछ एवरेज होगा। हर एक के पास ईश्वर ने एक अभूतपूर्व क्षमता दी होती है, बस आपको उसको पहचानना है, उसको खाद पानी डालना है, आप बहुत तेजी से आगे निकल जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका जीवन करोड़ों युवाओं का प्रेरक रहा है। मन्नत, अष्टमी, कुमकुम और आकाश जीवन में आने वाली चुनौतियों में कैसे सकारात्मक रहकर सफलता प्राप्त करें, इस विषय पर आपका अनुभव जानना चाहते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें माननीय प्रधानमंत्री जी। मेरा एक कन्विक्शन है और मेरे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है। मैं सिद्धांततः मानता हूं कि समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। आलोचना ये समृद्ध लोकतंत्र की पूर्व शर्त है, और इसलिए ओपन सोर्स होता है, उसमें सब लोग अपनी अपनी चीजें डालते हैं, और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से बाउंड सिस्टम की व्यवस्था करी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई चाहता है कि कमियां जो हो उससे मुक्ति का रास्ता कोई इंगित करेगा तो होगा ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आलोचना करने वाला कौन है उस पर सारा मामला सेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके यहां स्कूल के अंदर फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, और आपने बड़े चाव से बढ़िया फैंसी ड्रेस पहन करके गए, और आपका प्रिय दोस्त है, एकदम प्रिय दोस्त, जिसकी बात आपको हमेशा अच्छी लगती है, वो कहेगा यार तुमने ऐसा क्या पहना, ये अच्छा नहीं लग रहा है।
तो आपका एक रिएक्शन होगा, और एक स्टूडेंट है जो आपको थोड़ा कम पसंद है, नेगेटिव वाइब्रेशन हमेशा आते हैं उसको देखते ही, आपको उसके बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कहे देखो ये क्या पहन के आया है, कैसे पहनते हैं क्या, तो आपका एक दूसरा रिएक्शन होगा। क्यों? जो अपना है वो कहता है तो आप उसको पॉजिटिव लेते हैं उस आलोचना, लेकिन जो आपको पसंद नहीं है वो वही कह रहा है, लेकिन आपको गुस्सा आता है, तू कौन होता है, मेरी मर्जी, ऐसा ही होता है ना। उसी प्रकार से आप आलोचना करने वाले आदतन करते रहते हैं, तो उनको एक बक्से में डाल दीजिए, दिमाग खपाइए मत, क्योंकि उनका इरादा कुछ और है। अब घर में आलोचना होती है क्या? मैं समझता हूं कुछ गलती हो रही है। घर में आलोचना नहीं होती है, ये दुर्भाग्य का विषय है। आलोचना करने के लिए मां बाप को भी बहुत अध्ययन करना पड़ता है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, आपके टीचर को मिलना पड़ता है, आपके दोस्तों की आदतें जाननी पड़ती है, आपकी दिनचर्या को समझना करना पड़ता है, आपको फॉलो करना पड़ता है, आपका मोबाइल फोन पर कितना टाइम जा रहा है, स्क्रीन पर कितना टाइम जा रहा है, सारा बहुत बारीकी से कुछ बोलते हुए माँ बाप ऑब्जर्व करते हैं। फिर कभी आप किस अच्छे मूड में होते हैं वो देखते हैं, और जब अच्छे मूड में होते हैं, अकेले होते हैं, तब प्यार से वो कहते हैं अरे यार देख बेटे, तू तो इतनी क्षमता है, इतना सामर्थ्य है, देख तेरी शक्ति है, क्यों जा रही है, तो वो सही जगह पे वो रजिस्टर होता है, वो आलोचना काम आए। लेकिन आजकल माँ बाप को टाइम नहीं है, वो आलोचना नहीं करते, टोका टोकी करते हैं, और जो गुस्सा आपको आता है ना वो टोका टोकी का आता है। टोका टोकी जो है वो आलोचना नहीं है। अब माँ बाप से मैं आग्रह करूंगा कि कृपा करके आप अपने बच्चों की भलाई के लिए ये टोका टोकी के चक्कर से बाहर निकलिए, उससे आप बच्चों की जिंदगी को मोल्ड नहीं कर सकते। ऊपर से इतना मन से कुछ उस दिन अच्छे मूड में है, कुछ अच्छा करने के मूड में है, और आपने सुबह ही कुछ कह दिया, देख दूध ठंडा हो गया, तू दूध पीता नहीं है, शुरू कर दिया तो ऐसा ही है, फलाना देख कैसा करता है, तुरंत सुबह अपनी मां कहती है ऐसे दूध पी लेता है, फिर उसका दिमाग भटकता है, वो दिन भर का उसका काम है, बर्बाद हो जाता है। और इसलिए अब आप देखिए, हम लोग पार्लियामेंट में, कभी आप लोग पार्लियामेंट का डिबेट देखते होंगे, पार्लियामेंट का जो टीवी है, कुछ लोग बहुत ही अच्छी तैयारी करके आते हैं पार्लियामेंट में अपनी स्पीच देने के लिए, लेकिन स्वभाव से जो सामने विपक्ष के लोग होते हैं ना, वो आपकी साइकोलॉजी जानते हैं, तो कुछ में ऐसे ही कोई टिप्पणी कर देते बैठे बैठे, और उसको मालूम है कि टिप्पणी ऐसी है कि वो रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो हमारा एमपी होता है, उसको लगता है अब इम्पोर्टेंट इसकी टिप्पणी है, इसलिए जो तैयारी करके आया है वो छूट जाती है, और वो उसी की टिप्पणी को जवाब देता रहता है, और अपना पूरी बर्बादी कर देता है। और अगर टिप्पणी है हंसी मजाक में, बॉल खेल लिया, छुट्टी कर दी, दूसरी सेकंड में अपने विषय पर चला जाता है, तो उसको फोकस एक्टिविटी का परिणाम मिलता है। और इसलिए हमें अपना फोकस छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, देखिए, आलोचना करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, उसका एनालिसिस करना पड़ता है, कंपैरिजन करनी पड़ती है, भूतकाल देखना पड़ता है, वर्तमान देखना पड़ता है, भविष्य देखना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आलोचना संभव होती है।
और इसलिए आजकल शॉर्टकट का जमाना है। ज्यादातर लोग आरोप करते हैं, आलोचना नहीं करते हैं। आरोप और आलोचना के बीच में बहुत बड़ी खाई है। हम आरोपों को आलोचना न समझें। आलोचना तो एक प्रकार से वो न्यूट्रिएंट है जो हमें समृद्ध करता है। आरोप वो चीजें हैं जिसको हमने आरोप लगाने वालों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद की जरूरत नहीं है। लेकिन आलोचना को कभी लाइट नहीं लेना चाहिए। आलोचना को हमेशा मूल्यवान समझना चाहिए। वो हमारी जिंदगी को बनाने के लिए बहुत काम आती है। और अगर हम ईमानदार हैं, हमने प्रामाणिक सत्यनिष्ठा से काम किया है, समाज के लिए काम किया है, निश्चित मकसद के लिए काम किया है, तो आरोपों की बिल्कुल परवाह मत कीजिए दोस्तों। मैं समझता हूं आपकी एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी सकारात्मक ऊर्जा ने करोड़ों देशवासियों को नया मार्ग दिखाया। आपका धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, दीपेश, अदिताभ, कामाक्षी एवं मन्नन परीक्षा में आने वाले व्यवधान पर और इससे कैसे बाहर निकले, इस विषय पर आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें माननीय प्रधानमंत्री जी। सबसे पहले तो निर्णय ये करना है कि आप स्मार्ट हैं कि गैजेट स्मार्ट है, और गलती वहीं से शुरू हो रही है। आप विश्वास करिए, परमात्मा ने आपको बहुत शक्ति दी है। गैजेट आपसे स्मार्ट नहीं हो सकता है। आपकी जितनी स्मार्टनेस ज्यादा होगी, उतना गैजेट का सही उपयोग आप कर पाएंगे। वो एक इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा, देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मुझे कोई बता रहा था कि भारत में एवरेज 6 घंटे लोग स्क्रीन पे लगाते हैं। 6 घंटे। अब जो इसका बिजनेस करते हैं उनके लिए तो खुशी की बात है। जब मोबाइल फोन पर टॉक टाइम होता था, तो टॉक टाइम में कहते हैं कि उस समय एवरेज 20 मिनट जाती थी। लेकिन जब से स्क्रीन और उसमें से रील क्या होता है, एक बार शुरू करने के बाद निकलते हैं क्या उसमें से बाहर। देखिए, हमारी क्रिएटिव उम्र और हमारी क्रिएटिविटी का सामर्थ्य अगर एवरेज हिंदुस्तान में 6 घंटे स्क्रीन पर जाए तो ये बहुत चिंता का विषय है। एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है। हम उसके गुलाम बनकर के जी नहीं सकते। परमात्मा ने हमें एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया है, स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है, और इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि कहीं मैं इसका गुलाम तो नहीं हूं। आपने देखा होगा, आप कभी भी देखे होंगे, मेरे हाथ में कभी कोई मोबाइल फोन शायद आप रेयरली कभी देखा होगा। मैंने क्यों अपने आप को संभाल के रखा, जबकि मैं एक्टिव बहुत हूं, लेकिन उसके लिए समय मैंने तय किया। उस समय के बाहर में ज्यादा नहीं करता। और इसलिए लोग तो मैंने देखा है, अच्छी मीटिंग चल रही है, बहुत अच्छी, और थोड़ा सा वाइब्रेशन आया तो ऐसे निकाल के देखा है। मैं समझता हूं कि हमने खुद ने कोशिश करनी चाहिए कि हम इन गैजेट्स के गुलाम नहीं बनेंगे। मैं एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हूं, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है, और उसमें से जो मेरे काम की चीज है उस तक ही मैं सीमित रहूंगा। मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करूंगा, मैं टेक्नोलॉजी से भागूंगा नहीं, लेकिन मैं उसकी उपयोगिता और आवश्यकता अपने मुताबिक करूंगा। गैजेट जो परसता है वो आपको पूर्णता नहीं देता है। आपके भीतर का सामर्थ्य, अब आपने देखा होगा पहले के जमाने में बच्चे
बड़े आराम से पहरा कर देते थे और बड़े आराम से बोलते थे। मैंने देखा है कि जो भारत के बच्चे विदेश जाते थे तो विदेश के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि ये कैसे इतना पहरा बोल देता है, अब उसको कुछ लगता नहीं। अब आप देखिए धीरे धीरे क्या हो गया है, हमें पहरा बोलने वाला बच्चा ढूंढना पड़ता है। क्यों? उसको अब आ गया है, हो गया। यानी हम अपनी क्षमता खो रहे हैं। हमें अपनी क्षमता खोए बिना क्षमता को आगे बढ़ाना, ये हमें कॉन्शियसली प्रयास करना पड़ेगा। अदरवाइज धीरे 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 करके वो विधा खत्म हो जाएगी। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आप को लगातार टेस्ट करते रहें, मुझे ये आता है कि नहीं आता है। वरना तो आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने प्लेटफॉर्म आए हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस प्लेटफॉर्म पर जाकर के चैट पर चले जाएंगे तो आपको दुनिया भर की चीजें बता करके दे देता है। अब तो गूगल से भी एक स्टेप आगे चला गया है। अगर आप उसमें फंस गए तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि आप दूसरा, हमारे यहाँ आरोग्य का जो शास्त्र है पुरातन भारत में आरोग्य का, उसमें उपवास की परंपरा होती है। कुछ जरा ऐसा लगता है कि फास्टिंग करो। कुछ हमारे देश में कुछ रिलीजियस रिचुअल्स में भी होता है फास्टिंग। अब वक्त बदल चुका है, तो मैं आपको कहूंगा क्या आप हफ्ते में कुछ दिन या दिन में कुछ घंटे ये टेक्नोलॉजी का फास्टिंग कर सकते हैं क्या? कि उतने घंटे उतनी देर जाएंगे ही नहीं। आपने देखा होगा कई परिवार होते हैं घर में बड़ा 10वीं 12वीं बड़ा टेंशन शुरू में ही हो जाता है। सारे कार्यक्रम तय करते हैं परिवार वाले, यानी भाई अभी सब कुछ नहीं है, 10वीं में अभी सब कुछ नहीं, वो 12वीं में सही चलता है नहीं। और फिर टीवी पे भी कपड़ा लगा देते हैं, हाँ नो टीवी, क्यों? एग्जाम 10वीं के एग्जाम, 12वीं के एग्जाम। अगर हम इतने जागरूक होकर टीवी पर तो पर्दा लगा देते हैं, लेकिन क्या हम स्वभाव से तय कर सकते हैं कि सप्ताह में एक दिन मेरा डिजिटल फास्टिंग, नो डिजिटल डिवाइस, मैं किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसमें से जो फायदा होता है उसको ऑब्जर्व कीजिए, धीरे 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 आपको उसका समय बढ़ाने का मन करेगा। उसी प्रकार से हमने देखा है कि परिवार हमारे तो छोटे होते जा रहे हैं और परिवार भी इस डिजिटल दुनिया में फंस रहे हैं। एक ही घर में माँ बेटा बहन भाई पापा सब रह रहे हैं और एक ही कमरे में वो उसको व्हाट्सएप कर रहा है। आप में हर अपने मोबाइल में खोया हुआ है, वो उधर देख रहा है ये इधर देख रहा है, यही हो गया है ना। मुझे बताइए परिवार कैसे चलेगा? पहले तो बस में ट्रेन में जाते थे तो लोग गप्पे मारते थे, अब अगर कनेक्टिविटी मिल गई तो पहला काम ये नहीं, जैसे दुनिया भर का काम उन्हीं के पास है, उनके बिना दुनिया रुक जाने वाली है। ये जो बीमारियां हैं, इस बीमारियों को हमें पहचानना। जी हम अगर इन बीमारियों को पहचानेंगे तो हम बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। और इसलिए मेरा आग्रह है घर में भी, क्या आप एक एरिया तय कर सकते हैं क्या? परिवार में जाके आज ही तय कीजिए, एक एरिया तय करें, ये एरिया जो है नो टेक्नोलॉजी जोन, मतलब वहां टेक्नोलॉजी को एंट्री नहीं मिलेगी। वहां आना है घर के उस कोने में तो मोबाइल वहां रखते हैं और वहां आराम से बैठेंगे। नो टेक्नोलॉजी जोन, घर के अंदर भी एक कोना बना दीजिए, जैसे देवघर होता है भगवान का मंदिर का अलग होता है कोने में, वैसा ही बना दीजिए। इस कोने में आना है, चलो मोबाइल मार के यहाँ ऐसे बैठो। अब देखिए धीरे धीरे आपको जीवन जीने का आनंद शुरू होगा। आनंद अगर शुरू होगा तो आप उसकी गुलामी में से बाहर आओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय प्रधानमंत्री जी, हिमालय पर्वतमाला में स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यूनियन टेरिटरी जम्मू से निदा हमसे आभासी माध्यम से जुड़ रही हैं एवं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। निदा, अपना प्रश्न पूछे। Honorable Prime Minister Sir, Namaskar. I'm Nida of Class 10 from Government Model High Secondary School, Sujma, Jammu. Sir, my question is, when we work hard but do not get the desired result, then how can we put that stress in a positive direction? Respected Sir, have you ever been through such a situation? Thank you. स्टेशन छूट गया तो दूसरी ट्रेन आएगी, दूसरे बड़े स्टेशन पे ले जाएगी, अब चिंता मत कीजिए। एग्जाम एंड ऑफ द लाइफ नहीं होता है जी। ठीक है, हमारी अपनी कसौटी होनी चाहिए, हम अपने आप को कसते रहे, अपने आप को सजते रहे, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन हमें इस तनाव से मुक्ति का मन में संकल्प कर लेना चाहिए। जो भी आएगा, मैं जिंदगी को जीने का तरीका जानता हूं, मैं इससे भी निपट लूंगा। और ये अगर आप निकट कर लेते हैं तो फिर आराम से हो जाता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार के परिणाम के तनाव को कभी कभी उतना मन में लेने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका अनुभव सुनकर हमें नई चेतना आई है। आपका धन्यवाद। Honorable Prime Minister Sir, R. Akshara Siri lives in the Rangareddy district in Telangana. She is in quest of a significant subject and looks up to you for directions. Akshara, please put forth your question. माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर नमस्कार। मेरा नाम है आर अक्षरा सिरी। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय रंगारेड्डी हैदराबाद की 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मान्यवर, मेरा प्रश्न है, हमें अधिक भाषाएं सीखने के लिए क्या करना चाहिए? मैं इसमें आपके मार्गदर्शन चाहती हूँ। धन्यवाद श्रीमान। थैंक यू अक्षरा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, इसी से मिलता जुलता प्रश्न रितिका गोडके भारत की हृदय नगरी भोपाल से आई हैं। वे हमारे साथ सभागार में हैं। रितिका, कृपया अपना प्रश्न पूछें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम रितिका घोड़के है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश कक्षा 12वीं की छात्र शासकीय सुभाष उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय स्कूल फॉर एक्सीलेंस की छात्रा हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि हम अधिक से अधिक भाषाएं कैसे सीख सकते हैं और ये क्यों जरूरी है? धन्यवाद। धन्यवाद रितिका। माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया अक्षरा और रितिका को बहुभाषी कौशल प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करें, जो कि समय की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास सैकड़ों भाषाएं हैं, हजारों बोलियां हैं। ये हमारा रिचनेस है, हमारी समृद्धि है। हमें अपनी इस समृद्धि पर गर्व होना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा, कोई विदेशी व्यक्ति हमें मिल जाए और उसको पता चलेगा इंडिया के हैं, तो आपने देखा होगा कि थोड़ा सा भी वो भारत से परिचित होगा तो आपको नमस्ते करेगा, नमस्ते बोलेगा। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन बोलेगा। जैसा ही वो बोलेगा, आपके कान सचेत हो जाते हैं। उसको पहले राउंड में अपनापन महसूस होने लगता है। अच्छा, ये विदेश में अपने नमस्ते बोलता है, मतलब कि कम्युनिकेशन की कितनी बड़ी ताकत है। आपने कभी सोचा है कि शौक के नाते, जैसे हम कभी सोचते हैं मैं तबला सीखूं, कभी मैं सोचता हूं मैं फ्लूट सीखूं, मैं सितार सीखूं, पियानो सीखूं, ऐसा मन में करता है नहीं करना। वो भी एक हमारी अतिरिक्त विधा डेवलप होती है, नहीं होती है। अगर ये होता है तो मन लगा करके अपने अड़ोस पड़ोस के राज्य की
एक आध दो भाषा सीखने में क्या जाता है, कोशिश करनी चाहिए। और सिर्फ हम भाषा सीखते हैं मतलब बोलचाल के कुछ वाक्य सीख जाते, ऐसा नहीं। हम वहां के अनुभवों का निचोड़ जो होता है, एक एक भाषा की जब अभिव्यक्ति होना शुरू होती है ना, तो उसके पीछे हजारों साल की एक अविरत अखंड अविचल एक धारा होती है, अनुभव की धारा होती है, उतार चढ़ाव की धारा होती है, संकटों का सामना करते हुए निकली हुई धारा होती है। और तब जाकर के एक भाषा व्यक्ति का रूप लेती है। हम एक भाषा को जब जानते हैं तब आपको उस हजारों साल पुरानी दुनिया में प्रवेश करने का द्वार खुल जाता है। और इसलिए बिना बोझ बनाए हमें भाषा सीखनी है। मैं कभी, अब मुझे बताइए, दुनिया की सबसे पुरातन भाषा, दुनिया की सबसे पुरातन, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे पुरातन भाषा जिस देश के पास हो, उस देश को गर्व होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सीना तान करके दुनिया को कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, विश्व की सबसे पुरातन भाषा हमारे पास है, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। हमारी तमिल भाषा ये दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। इतनी बड़ी अमानत इस देश के पास है, इतना बड़ा गौरव देश के पास है। यूनियन में मेरा भाषण था तो मैंने जानबूझकर कुछ तमिल बातें बताई, क्योंकि मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, मुझे गर्व है कि तमिल भाषा दुनिया की श्रेष्ठ भाषा, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा ये मेरे देश की है। और मैं तो चाहूंगा हर किसी ने कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मातृभाषा के उपरांत भारत की कोई न कोई भाषा, कुछ तो सेंटेंसेस आने चाहिए। आप देखिएगा, आपको आनंद आएगा जब ऐसे व्यक्ति को मिलोगे और दो वाक्य भी अगर आप उसकी भाषा में बोलोगे, एकदम अपना